बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पेयरिंग और कॉम्बिनेशन का, उसमें हमने थोड़ा सा मुझे याद करवाएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई बच्चा जिसने लेक्चर नोट किया हो, लास्ट बात क्या पढ़ी थी बेटे? थोड़ा सा मुझे रिकॉल करवाएंगे आप लोग जी? वैन पढ़ लिया था ना? ठीक है, थैंक यू गुड़िया, बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइल से। वाइल हम यूज करते हैं कहाँ पे? इसके मीनिंग क्या है? वाइल होता है इन सेंस ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की सेंस में हम इसे यूज करते हैं। ड्यूरिंग के इक्विवेलेंट मतलब जब कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन के साथ एम्बेडेड हो तो हम उसे कहेंगे क्या? उसे हम कहते हैं ये क्या? ये ड्यूरिंग की सेंस देता है, एक एक्शन दूसरे में एम्बेडेड हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं somebody knocked at the door while I was sleeping। अब while यहाँ पे देखें, जरा स्ट्रक्चर को समझें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सो रहा था, एक एक्शन कंटिन्यूड था। मतलब आप अगर ऐसे ब्रैकेट लगाएं तो ये क्या था? ये बेसिकली स्लीप का एक्शन चल रहा है। सपोज हम कहेंगे क्या? स्लीपिंग हो रही है यहाँ पे, और इस स्लीपिंग के दौरान एक एक्शन कंटिन्यूड है। दरमियान में क्या हुआ? दरमियान में कोई हो गई नॉक। तो वन एक्शन इज एम्बेडेड इन एन अदर एक्शन। तो ये ड्यूरिंग की सेंस देता है, इसीलिए हम इसको मतलब ये कहते हैं कि हमेशा हमें इसके साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करना चाहिए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म बेसिकली बैलेंस करती है ड्यूरिंग को। तो एक तो यही ध्यान में रखेंगे कि वाइल के साथ हम यूज करेंगे आगे VING। जब भी हम एक्शन की बात करेंगे तो वाइल के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। अब सेंटेंस आता है, सपोज सेंटेंस हमारे पास आता है क्या? I met an old friend walking along the road. While beta when Charlie since delta as। क्या पिक करेंगे जी? आंसर आएगा हमारे पास while। I met an old friend while walking along the road। तो while के लिए ध्यान में रखें कि हम इसके साथ ING फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। अब आ गया डिफरेंस while वर्सेस when का। तो while के लिए ये ध्यान में रख लें कि while हम यूज कर सकते हैं फ्रेज के साथ भी और क्लॉज के साथ भी, जबकि जो when है ये यूज होगा हमेशा हमेशा किसी क्लॉज के साथ। मतलब ये हमेशा क्लॉज को एड्रेस करेगा, बाकी जो है वो फ्रेज और क्लॉज दोनों को एड्रेस कर सकता है। क्लियर बेटा? ये आ गया इसका। इसके बाद था बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर जैसे ये वाइल ड्यूरिंग के लिए, तो बिफोर एंड आफ्टर क्या बताएगा? बिफोर एंड आफ्टर बताएगा हमेशा सीक्वेंस, कि दो एक्शन जो है ना वो सीक्वेंस में हो रहे होंगे। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर आपने क्लियर करने जैसे मैं लिख रहा हूं। इधर आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पे हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। यहां पे आ जाएगी जी सेकंड फॉर्म, और यहां पे आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। राइट? तो ये इसका पैटर्न आएगा। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लिखेंगे कुछ यूं, द, अब आपने मुझे बताना है द पेशेंट हैड डाइड ब्लैंक
द डॉक्टर केम। अल्फा पे आ जाता है आफ्टर, बीटा पे है बिफोर, चार्ली पे है सिंस, डेल्टा पे है एज। क्या लगाएंगे जी? ठीक है। और अगर मैं कहता हूं, सेंटेंस लिखता हूं मैं कुछ यूं, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर हैड कम। अल्फा पे आफ्टर, बीटा पे बिफोर, चार्ली पे सिंस और डेल्टा पे एज। अब क्या पिक करेंगे? आफ्टर को पिक करेंगे। ठीक होगी जी बात। तो हम कहेंगे इनकी सिलेक्शन तो इस बेस पे चलेगी। इसके बाद है एज। सिंस को उधर डिस्कस करूंगा, यहां पे एज को डिस्कस करूंगा। एज रिप्रेजेंट करता है हमेशा साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस एक्शन। एज के साथ आप सेम टेंस को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले पास्ट है तो दरमियान में एज है तो आगे भी हम पास्ट यूज करेंगे। मतलब क्या कि एज के साथ पहले और बाद दोनों तरफ हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस कैसे आएगा? नॉर्मा ओपनड द डोर, द left the elevator. Alpha before, beta as, Charlie since, delta after. Answer is as, दोनों के साथ है। और अगर दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा होता है कि एस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आगे आती है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये इसका प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे ही विल कॉल यू एज सून एज ही ब्लैंक देयर। reach, beta has reached Charlie, reaches और डेल्टा करेंगे will reach। क्या आएगा जी? नहीं, यही तो मिस्टेक है, यही तो मिस्टेक होगी आपकी वहां पे भी। as soon as he reaches there, जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो आपको कॉल करेगा। तो ये आप स्ट्रक्चर याद रख लो। इसके बाद है बेटा जी सिंस। सिंस की स्टडी क्या है? देखिए, सिंस का आधा स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं। वो कैसा भाई? हम जानते हैं कि अगर सिंस और फॉर का यूज हो तो हम परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ऐसे है जी, ऐसे लिखेंगे ना, सिंस मॉर्निंग, राइट। तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे भी ये तो बात पक्की है कि जी ऐसे यूज करते हैं अगर सिंस आ जाए। अब मेरा पंगा क्या है? मेरा पंगा ये है जनाब कि आपने सिंस यूज किया यहाँ पे, आप आगे भी, मतलब यहाँ पे भी आपने पूरी क्लॉज यूज करनी है, यहाँ पे भी पूरी क्लॉज यूज करनी है। मतलब आज तक हम ये पढ़ते रहे कि सिंस आ जाए तो इस हिस्से में हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर बेटा सिंस के साथ
आगे भी क्लॉज देनी हो तो फिर यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? तो क्लियर कर लें कि अगर आप सिंस के बाद कोई क्लॉज यूज कर रहे हैं तो उसे आप लिखेंगे क्या? सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आ रही है तो आप पहले तो जो भी यूज करोगे वो और इशू है, लेकिन अगर सिंस के बाद आप क्लॉज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगी हमेशा सेकंड फॉर्म। कैसे भला सेंटेंस बनेगा? ही हैज बीन फॉलोइंग हर सिंस शी फ्रॉम इंग्लैंड। अल्फा returns, beta has returned, Charlie returned। हाँ जी, क्या करेंगे आंसर? चार्ली। ओके, तो ये इसका आ गया जी। अगर सिंस के बाद क्लॉज लगानी है तो फिर आप उसको यूज करोगे सेकंड फॉर्म के साथ। तो ये थी हमारी टाइम क्लॉजेस कंप्लीट हो गई। अब जरा आ जाएं जो हमारे पास यूज है वर्ड का, और वो क्या है? वो है हमारे पास सो और दैट का यूज। सो और दैट को दो मुख्तलिफ मेथड में यूज करते हैं। ये हमारे पास पर्पस भी बता सकता है, ये हमारे पास रिजल्ट भी बता सकता है। पर्पस और रिजल्ट दोनों इसके साथ कनेक्टेड है। कैसे लिखते हैं? दो स्ट्रक्चर हैं इसके। नंबर वन, शी वर्कड सो हार्ड दैट शी सक्सीडेड। और दूसरा स्ट्रक्चर है, she worked hard so that she might succeed। अब ये दो स्ट्रक्चर है, यहां पे जरा गौर कीजिएगा। so hard that और दूसरा है so that इकट्ठा। अगर आप so और that इकट्ठा यूज करेंगे तब आप आगे लगाओगे may या फिर might। अब ये सीखने वाली चीज है, मे या फिर माइट। और अगर आप यूज करते हैं सो प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब और आगे आप दैट लगाते हो तो फिर आएगा आगे क्या? फिर हम यूज करेंगे आगे रेगुलर टेंस। ये पॉइंट उनको समझाने के लिए या ये बात क्लियर करने के लिए जो हम अक्सर कहते हैं कि सो दैट के साथ जी मे माइट आएगा। नहीं भाई, सो दैट अगर इकट्ठे आएगा तो मे और माइट यूज करेंगे, अदरवाइज हम रेगुलर टेंस देंगे। अब इस सेंटेंस में ये जो सो हार्ड दैट है, इसमें आपने बताया क्या? इसमें आपने रिजल्ट बताया। और सो दैट इकट्ठा जब आप लिखेंगे तो ये बताएंगे क्या? पर्पस। सेंटेंस आता है ही केम टू मी सो दैट आई him। Alpha helped, beta may help, Charlie might help, डेल्टा ओनली हेल्प। हाँ जी, क्या लगाएंगे? नहीं बेटा, पहले आपके पास केम है, पास्ट है तो आगे पास्ट लगाओ। मे हेल्प नहीं बल्कि माइट हेल्प। ठीक होगी जी बात? ये आपके पास आ गया सो और दैट का। अब आ जाए जी नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉजेज। कंडीशनल क्लॉजेज या कंडीशनल क्लॉजेज भी आप कह दें, या बेसिकली तो स्टडी हमारे पास किस चीज की है? स्टडी हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल क्लॉजेज या फिर कंडीशनल
सेंटेंसेस। तो भी ये कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे कंडीशनल क्लॉजेस या सेंटेंसेस, तो देखते हैं। आपको पता है हमारे पास 4 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हम कैसे बनाते हैं बेटा? स्ट्रक्चर उसका कुछ यूं होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पहला स्ट्रक्चर है। सेंटेंस कैसे देगा? फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। इसे हम कहते हैं कंडीशनल वन या फर्स्ट कंडीशनल या प्रेजेंट कंडीशनल या कंडीशनल टाइप वन। इसके साथ आता है हमारे पास सेकंड कंडीशनल। इस सेकंड कंडीशनल को कैसे करते हैं? लेट्स सी। आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूं जैसे है, इफ प्लस सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आगे यूज करेंगे सब्जेक्ट और साथ आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे भला? सपोज इफ ही bought a chair he would gift me। ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड प्लस हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास है जी थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या है? उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ यूं कि आप यूज करोगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आगे लगाएंगे सब्जेक्ट और वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये थर्ड कंडीशनल की टाइप है। सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, फॉर एग्जांपल, इफ ही हैड consulted me, I would have helped him। राइट? तो हम कहेंगे क्या भाई, ये कॉम्बिनेशन आ गया, हैड कंसल्टेड लगाया तो वुड प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली। तो ये तीसरा कंडीशनल हो गया। इसके बाद फोर्थ कंडीशनल जो है उससे हम कहते हैं क्या? उससे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। कैसे भला? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आगे लगाएंगे अब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चीज हम कहाँ अप्लाई करेंगे भाई? ये चीज हम अप्लाई करेंगे किसी साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। इन चीजों पे हम इसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनेगा, इफ यू heat water 200 degrees it boils। राइट? तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे और ये चीज हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे? साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको वो एमसीक्यू के तौर पे दे सकता है। कैसे दे सकता है? अब बनाते हैं कोई एमसीक्यू। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आता है, इफ ही हैड मनी he a car। Alpha bought beta would have bought Charlie would buy और डेल्टा will buy। क्या करेंगे जनाब?
जे आंसर इज चार्ली। अब ये एमसीक्यू मैंने इसीलिए लिखा जिसकी वजह से आपने वुड हैव आंसर भी किया। हुआ क्या, देखो मैंने आपको कहा कि भाई अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, यहाँ पे अकेला हैड है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अकेला हैड तो हमारे पास सेकंड फॉर्म कंसीडर होता है। अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे फिर क्या आएगा, आगे आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहली कंफ्यूजन थी जो आपकी मैंने दूर की कि हैड हर दफा आगे वुड हैव नहीं लगा देना। ये देखो कि ये कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं, कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर अकेला हैड है तो अकेला हैड तो हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, उससे हम वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म या थर्ड कंडीशनल नहीं कहते। अब एक और एमसीक्यू देखें। सेंटेंस आ गया हमारे पास, इफ he would have built a house. Alpha has, have, beta has, had, Charlie had, delta will have। हाँ जी, क्लियर हो गई बात, अब समझ आ गई अकेले हेड और हेड में क्या फर्क है। क्लियर हो गई बात। गुड, शाबाश। चले जी, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। अब आ जाएं हमारे पास जो रीजन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन के लिए भी हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, उन्हीं का ही हमने यूज सीखना है। और वो क्या है, एक है हमारे पास बिकॉज और एक है हमारे पास सिंस। बिकॉज और सिंस दोनों के दोनों रीजन बताते हैं। बिकॉज हम यूज करेंगे कहाँ पे, बिकॉज को हम कहते हैं कि ये कोई क्लोज्ड रीजन है, मतलब ये कोई ऐसी बात है जो खास इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखेंगे क्या, नो पंक्चुएशन, इसके साथ कोई पंक्चुएशन भी नहीं होगी। और सिंस हम यूज करते हैं कहाँ पे, सिंस हम यूज करते हैं किसी ओपन रीजन के लिए, और इसके साथ करेंगे क्या हम, पंक्चुएटेड, कि इसको हम पंक्चुएट कर देंगे। कैसे भला, लिखते हैं सेंटेंसेस कुछ यूं, माय स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, comma blank. They want to become doctor. Alpha since beta for। क्या यूज करेंगे जी, और सॉरी सेंस, सिंस आ गया, फॉर आ गया, आगे चार्ली बिकॉज। ठीक है जी, अब क्या लगाएंगे भाई, सिंस। ठीक है, फॉर नहीं लगाएंगे, फॉर बेसिकली आपका एक तरीके से दूसरा जो फैन बॉयज है वो आ जाएगा, तो सिंस यूज करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा करना। वैसे फॉर यहाँ पे ना ही हो तो अच्छा है, फॉर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि फॉर के साथ क्लैश बन सकता है, FAR फॉर है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर मजीद बात करने का मतलब वो फिर पूरी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा कि फॉर हम क्यों नहीं लगा रहे। फॉर बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फैन बॉयज में से है, हम यहाँ पे सिंस और बिकॉज का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है जी, और अगर मैं कहता हूं ही इज एब्सेंट टुडे ब्लैंक ही इज इल, अल्फा सिंस बीटा बिकॉज, आंसर इज
बिकॉज़, क्योंकि ये क्लोज़्ड रीज़न है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पंक्चुएशन का होना और ना होना जो है आपको बिकॉज़ और दूसरे की हेल्प दे जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज़ ऑफ कंसेशन। एडवर्ब क्लॉज़ ऑफ कंसेशन। ये क्या चीज़ है भई? एडवर्ब क्लॉज़ ऑफ कंसेशन ये बेसिकली यूज़ है किसका? ऑल्दो का या फिर दो का। ये 2 तरह के फंक्शन दे सकते हैं। आपको पता है ऑल्दो के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं सपोज़ अब ये बात गौर से सुनना। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, राइट? ये इसका बेसिक सेंटेंस है कि ऑल्दो के साथ हम यूज़ करते हैं आगे क्या? हम कॉमा यूज़ करते हैं। लेकिन सम टाइम हमारे पास ऑल्दो के साथ येट भी यूज़ होता है, तो कब यूज़ होता है? देखो अब गौर से सुननी है बात तवज्जो के साथ। सेंटेंस में लिखता हूँ although he is poor, comma, yet he has 5 BMW cars. अब ये देखो दोनों चीज़ों में से एक स्टेटमेंट फिर रॉन्ग है। या ये वाली रॉन्ग है या ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। जबकि यहाँ पे ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। जो पुअर है वो ऑनेस्ट हो सकता है और जो मतलब ऑनेस्ट है वो पुअर हो सकता है। लेकिन जिसके पास 5 बीएमडब्ल्यू कार्स हैं, वो कैसे गरीब हो सकता है? मतलब हम कहेंगे जब हमारे पास 2 चीज़ें ऐसी आ जाएँ जिनमें हमारे पास क्या हो कंट्रास्ट हो। अगर कंट्रास्ट हो तो फिर हम यूज़ करेंगे क्या? फिर हम कहेंगे जी ऑल्दो के साथ हम यूज़ करेंगे येट। हाँ जी, समझ आ गई बात कि नहीं? अगर दोनों स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली एग्ज़िस्ट करती हों, फिर तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे क्या? हम कॉमा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कंट्रास्ट आ जाए, तो फिर क्या यूज़ करेंगे? कॉमा तो आएगा ही आएगा। कॉमा को तो ड्रॉप ही नहीं कर सकते, साथ येट भी लग रहा होगा। तो ये आ गया हमारे पास कंसेशन का, राइट? उसके बाद ऑल्दो और दो की बात करते हैं कि भी इनका आपस में क्या रिलेशन है। ऑल्दो वर्सेस दो। ऑल्दो हमेशा यूज़ होगा क्लॉज़ के साथ। किसके साथ? क्लॉज़ के साथ। जबकि जो आपके पास दो है, ये यूज़ हो सकता है फ्रेज़ के साथ भी और ये यूज़ हो सकता है क्लॉज़ के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हो, क्या आप ऑल्दो स्लैश दो आगे स्मार्ट ही वाज़ नॉट फॉलोड। जी, क्या लिखेंगे? ऑल्दो को पिक करेंगे कि दो को पिक करेंगे? ऑल्दो स्मार्ट नहीं आएगा, दो स्मार्ट आएगा क्योंकि ऑल्दो के साथ क्लॉज़ लगती है, ये तो सिंगल वर्ड है, तो सिंगल वर्ड जो है वो दो के साथ तो चल जाएगा, ऑल्दो के साथ चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास थी दूसरी टाइप की क्लॉज़ेज़ जो हमने सबऑर्डिनेशन में डिस्कस की कि सबऑर्डिनेशन में मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो ये व्हेन व्हाइल वाला, टाइम वाला, दूसरा कंडीशन वाला, रीज़न वाला, कंसेशन वाला, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको क्लियर करें, इनको समझें। अब हम जा रहे हैं वर्ड लेवल के ऊपर। वर्ड लेवल में आपको पता है 2 चीज़ें मैंने लिखवाई थी। एक मैंने कहा था क्या कि जनरल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है? जनरल कॉम्बिनेशंस हैं। जनरल कॉम्बिनेशंस क्या हैं? कि जैसे हम यूज़ करते हैं, अब आप साथ-साथ खुद भी नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़हन में तो लेते जाएँ। नीदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ क्या लगाते हैं? but also, but also, but to, but as well, ये आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं ताकि वाज़ेह रहे।
वेदर के साथ क्या लगेगा? आर। बोथ के साथ क्या लगाएंगे? एंड। बिटवीन के साथ क्या होगा? एंड। टू के साथ टू। दोस के साथ हु। और इसी तरीके से फ्रॉम के साथ टू। फ्रॉम के साथ टिल। टू डिस्टेंस के लिए, और टिल जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? टाइम के लिए, राइट। इसी तरीके से सच यूज करते हैं नाउन के साथ, सो यूज करते हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ। वेरी यूज करते हैं VING या फिर फर्स्ट डिग्री के साथ। मच यूज करते हैं थर्ड फॉर्म या फिर सेकेंड डिग्री के साथ। नो सूनर के साथ यूज करते हैं देन। रादर के साथ यूज करते हैं देन। नथिंग के साथ यूज करते हैं बट। हार्डली, स्केर्सली के साथ यूज करते हैं क्या? व्हेन। एज इफ और एज दो के साथ यूज करते हैं वर। ये मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था सब्जेक्टिव में। ये हमारे पास हो गए जनरल कॉम्बिनेशन। फिर लास्ट इसका दूसरी हेडिंग लिखी थी क्या? दैट वाज कलोकेशन। कलोकेशन क्या है? कलोकेशन किसे कहते हैं? कलोकेशन बेसिकली कलोकेशन है जो कुछ वर्ड्स का एक नेचुरल जो स्टाइल है या एक जो नेचुरल अलाइंस है उसकी हम बात करते हैं। कैसे भला? फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप यूज करते हो, एक वर्ड है पावरफुल और एक है स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसे एसिड के साथ यूज करोगे तो कैसे लिखोगे? आप इसे क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के पावरफुल एसिड? स्ट्रॉन्ग है। इसे कहते हैं कलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा कहेंगे मेक अ नॉइज, क्योंकि नॉइज के साथ हमेशा मेक लगता है। तो इसी तरीके से डू एन असाइनमेंट, मेक एन असाइनमेंट नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से डू पेंटिंग होता है और कुछ नहीं होता। तो कलोकेशन के लिए आपकी असाइनमेंट है, अगर आप इधर ही नेट पे जैसे आप बैठे हैं, आप अभी गूगल करेंगे तो आप कुछ चीज़ों की कलोकेशन नोट कर लें, याद कर लें, लिख लें, और वो क्या है? वो है आपकी कलोकेशन ऑफ मेक, हैव, गेट और डू। इनकी कलोकेशन आप क्लियर कर लें तो उम्मीद है ये टॉपिक सारा का सारा कलोकेशन वाला, इन्हीं में अगर कोई MCQ आता है तो इन्हीं में से ही आता है और कहीं से नहीं आता। तो ये था आज का लेक्चर, और इस तरीके से ये टॉपिक पेयरिंग और कॉम्बिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।